Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with the 37th lectures of our geography series, and in resource this is the second lecture. In the first lecture we discussed about the concept of resource, various types of resource, right? The various principles of resource, and after that we discussed about the distribution of various resources across the different parts of the world. Now this class is the second lecture under the resource geography, or we can call it resource part 2. Here we shall discuss some related concepts, some related types of resource at the global level, and after that we shall discuss about the various distribution of resources in India. राइट तो आज हमें दो मेजर टॉपिक डिस्कस करने हैं, कुछ नए तरह के रिसोर्सेस जो जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स हो गया, ओशन मीथेन हाइड्रेट्स हो गया, जो अक्सर न्यूज में होते हैं या जिनका सिग्निफिकेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वी कैन कॉल दे आर द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। और उसके बाद हम लोग जो है कुछ इंडिया पे से रिलेटेड रिसोर्स की बातें करेंगे कि इंडिया में रिसोर्स कौन कौन से पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, और इस तरीके से हम रिसोर्स ज्योग्राफी को कंक्लूड करेंगे। राइट हमारा आज का जो टॉपिक है वो रिसोर्स पार्ट 2 है। इस रिसोर्स पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैरीन रिसोर्स। हमने रिसोर्स में जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक में हम लोग वर्ल्ड लेवल पे भी रिसोर्स को देखेंगे, कुछ ऐसे रिसोर्स जिनका फ्यूचर में सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा आने वाला है। तो मैरीन रिसोर्स उसमें से एक है। वैसे तो मैरीन रिसोर्स हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं, बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मैरीन रिसोर्स के विच आर स्टिल अनयूटिलाइज्ड, एंड वी होप दिस काइंड ऑफ रिसोर्स टू प्रमोट अस, टू सपोर्ट अस इन फ्यूचर। तो मैरीन रिसोर्स को हम डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे रेयर अर्थ मेटल्स, जो अक्सर न्यूज में होता है। राइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ओवर विच द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू डिपेंड। फिर हम बात करेंगे ओशन मीथेन हाइड्रेट। ये भी एक न्यू काइंड्स ऑफ रिसोर्स है, अभी एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट फेज में है, अभी कमर्शियल लेवल पे हम इसको यूज नहीं करते हैं, बट हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में वर्ल्ड में एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है ओशन मीथेन हाइड्रेट्स। फिर हम बात करते आके रिसोर्सेस इन इंडिया। ओशन मीथेन हाइड्रेट्स को कवर करने के बाद अब हम इंडिया लेवल पे देखेंगे कि क्या है स्थिति रिसोर्सेस की, कौन कौन से तरह के रिसोर्स होते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, मिनरल रिसोर्स इंडिया में कहां कहां पाए जाते हैं, एनर्जी रिसोर्स कहां कहां पाए जाते हैं, और बायोटिक रिसोर्स। और इसके साथ ये हमारा पूरा रिसोर्स ज्योग्राफी खत्म होगा। राइट, तो वन बाय वन लेट्स सी ऑल दिस कंपोनेंट्स, डिस्कस कि व्हाट ऑल आर देयर। तो हम स्टार्ट करते हैं मैरीन रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड से, कि मैरीन रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड क्या हैं। अब सी, मैरीन रिसोर्स आर द सेम दैट वी स्टडी ओवर द लैंड, केवल इनका जो लोकेशन है ये ओशन के अंदर है। और ओशन के अंदर मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, ओरिजिन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं, या पर्टिकुलरली द मिनरल रिसोर्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, बट सिंस दे आर laying over the continental shelf and slopes, so we consider them as marine resource, we don't consider them as terrestrial resource, right? क्योंकि हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमें कहां से मिल रहा है उस बेसिस पे ये मैरीन रिसोर्स है। अब मैरीन रिसोर्स को भी अगर आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले आप डिवाइड कर सकते हो इंपॉर्टेंटली बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स में। राइट, मैरीन रिसोर्स जो हम सदियों से यूज कर रहे हैं एक तरह से अगर हम देखें तो, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी जो स्कोप है मैरीन रिसोर्स का वो बढ़ता चला जाएगा। राइट, तो इसमें सबसे पहले बायोटिक और एबायोटिक के बीच में हम बांट सकते हैं मैरीन रिसोर्स को। बायोटिक रिसोर्स यानी लिविंग, आप फिशिंग के लिए समुद्र पे फ्रॉम द सेंचुरीज डिपेंड करते हैं। ह्यूमैनिटी जो है समुद्र में फिशिंग के लिए हजारों साल से डिपेंड है, तो दैट ऑल विल कंसिडर अंडर बायोटिक रिसोर्सेस, फिशिंग हो गई या और जो भी बायोटिक रिलेटेड हमारे रिसोर्स होंगे। फिर एबायोटिक में हम मोस्टली देखते हैं मिनरल रिसोर्स को और एनर्जी रिसोर्स को। तो जैसे टेरेस्ट्रियल लेवल पे हम लोग रिसोर्स को बांटते हैं बायोटिक एबायोटिक,
इन द सेम वे मैरीन रिसोर्स को भी बांट के हम देखेंगे कि बायोटिक रिसोर्स क्या है, एबायोटिक रिसोर्स क्या है, राइट। तो लेट्स सी, बायोटिक रिसोर्स जो हम लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ओशन से, उनको आप बेसिकली जो भी बायो ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे, उनको अगर आप डिवाइड करोगे तो आप इजिली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो, राइट। वन इज प्लैंकटन, वन इज प्लैंकटॉन्स, अनदर इज नेक्टॉन्स एंड द थर्ड इज बेंथोस। मतलब कि बायो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं ओशन में, इनको हम 3 मेजर कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और भी होते हैं न्यूस्टॉन्स, राइट, बट मेजरली हम रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। ये प्लैंकटॉन्स क्या होता है, ये नेक्टॉन्स क्या होता है, और ये बेंथोस क्या हो सकता है। देखो, ये प्लैंकटॉन्स बोलते हैं फ्लोटर्स को, राइट। वन दैट डज नॉट हैव सेल्फ लोकोमोशन इज कॉल्ड प्लैंकटॉन्स। खुद से ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो इनको हम प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। प्लैंकटॉन्स आर ऑफ 2 काइंड्स, फाइटोप्लैंकटॉन्स एंड जूप्लैंकटॉन्स। वो सारे प्लांट्स जो कि फ्लोट करते हैं ओशन के सरफेस के ऊपर, जैसे कि सीवीड हो गया, एल्गी हो गया, ये सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स में आते हैं, राइट। उसके बाद जूप्लैंक्टॉन्स मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल स्पीसीज व्हिच आर फ्लोटिंग ओवर द वाटर, व्हिच डू नॉट हैव सेल्फ लोकोमोशन, ऑल दोज आर कंसीडर्ड अंडर द जूप्लैंक्टॉन्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स आर द इंपॉर्टेंट बायोटिक रिसोर्स ऑफ द मैरीन। अब ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स का क्या यूटिलाइज होता है, तो सबसे पहले ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स को अगर हम इनका इकोसिस्टम सिग्निफिकेंस देखें, तो ये एक्चुअली में फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर द फिश एंड ऑल। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स जहां भी ज्यादा होंगे, यू विल फाइंड मोर बायो प्रोडक्शन इन दोज रीजन, यू विल फाइंड दोज रीजन एज एन वेरी इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन। तो इसलिए हमारी जो फिश, जो मेन हमारा सोर्स होता है, मेन वो इन पे डिपेंड करता है, प्लैंक्टॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो एज ए फूड भी आप इसको सोच सकते हो। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स कई सारे मेडिसिन बनाने में भी यूज किए जाते हैं। तो सो दे आर प्रोवाइडिंग अस रॉ मटेरियल्स फॉर द मेडिसिन, प्रोवाइडिंग अस रॉ मटेरियल्स फॉर द फूड, एंड इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू generate biofuels from the algae, biofuels from the phytoplanktons। यानी कि हम बायोटिक रिसोर्स जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होगा, उसको हम बहुत जल्दी एज ए बायोफ्यूल्स भी हम यूज करेंगे, राइट। ये हमारा जो बायोफ्यूल पॉलिसी है, उसमें भी इसको ये इन्विसेज किया गया है कि हम इसको एज ए रिसोर्स यूज करें बायोफ्यूल के रूप में। तो ये सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स के एज ए रिसोर्स जो है, इनका क्या रोल होता है, ये आपने देख लिया। फिर बात करते हैं दूसरे नेक्टॉन्स की। व्हाट आर नेक्टॉन्स? नेक्टॉन्स आर नथिंग बट दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव सेल्फ लोकोमोशन। इनको हम स्विमर्स भी बोलते हैं, स्विमर्स। तो नेक्टॉन्स मेनली जो है रिप्रेजेंट करते हैं फिश एंड अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स, जो सी फूड्स के रूप में हम यूज करते हैं। तो फिश या अदर सी फूड्स जो है वो बेसिकली नेक्टॉन्स होते हैं। अब नेक्टॉन्स में भी पेलेजिक है, डेंड्रोमस है, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको फिश होते हैं। जैसे पेलेजिक जो सैलो वाटर में होता है, राइट, उसी तरह से डिमर्सल है, एंड्रोमस है। तो दिस आर व्हाट? एंड्रोमस मतलब माइग्रेटरी, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके फिश आ जाते हैं, उनको एंड्रोमस बोलते हैं। डिमर्सल यानी डीप फिशिंग, जो डीप ओशन में पाई जाती हैं जो फिश, उनको डिमर्सल बोलते हैं। और पेलेजिक मतलब जो ओपन सरफेस पे मछलियां पाई जाती हैं, या कोई भी जो स्विमर्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो दे आर पेलेजिक। तो पेलेजिक, डिमर्सल एंड एंड्रोमस आर 3 टाइप्स ऑफ नेक्टन ऑर्गेनिजम्स दैट वी यूटिलाइज पर्टिकुलरली एज फूड। जो मछली, फिश, सब ये तरीके के होते हैं, राइट। लास्ट होता है हमारा बेंथोस। बेंथोस मींस बेंथिक लिविंग, बॉटम ड्वेलिंग। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो समुद्र के तल पे होते हैं, तल पे रहते हैं, उनको बेंथोस बोलते हैं। अब बेंथोस में भी एक मोबाइल बेंथोस होता है, एक इमोबाइल बेंथोस होता है। मोबाइल एंड इमोबाइल बेंथोस। जैसे इमोबाइल बेंथोस का बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? कोरल रीफ। कोरल रीफ इज एन इमोबाइल बेंथोस। उसी तरह से मोबाइल बेंथोस, मोबाइल बेंथोस मतलब कि उसके ऊपर जैसे क्रैब हो गया, मोलुस्का हो गया, जो उसके ऊपर चलते हैं, तो उनको मोबाइल बेंथोस बोलते हैं। तो दिस वे दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेस फाउंड इन द ओशन। समझ में आ रही बात है? ये बेसिकली बायोटिक रिसोर्स है।
अब ये तो आपने कंसेप्ट समझ लिया कि क्या क्या रिसोर्स होते हैं, अब आपको इनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना होगा कि कौन कौन से रीजन्स में सबसे ज्यादा बायोटिक रिसोर्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा फिशिंग जोन होता है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बायो प्रोडक्टिव जोन्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है, मतलब कि विश्व के कौन कौन से जो कोने हैं, कौन कौन सा एरिया है जहां पे बायो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है ओशन का। यानी कि बायो प्रोडक्टिविटी की जब बात करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स, नेक्टॉन्स, बेंथोस, सबकी हम बात करते हैं। तो देखो, ये कोई भी बायो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स का लेवल क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है, राइट, पॉल्यूटेड वाटर तो नहीं है, तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, ऑल दिस थिंग्स डिसाइड द बायो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन। तो बायो प्रोडक्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर, टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर, too hot or too cold water does not support a good bioproductive environment। तो इसलिए टेम्परेचर ऑफ द ओशन जितना इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा बायो प्रोडक्शन होगा। फिर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जितना होगा उतना ही ज्यादा बायो प्रोडक्टिविटी होगा। पॉल्यूशन लेवल, लिस्ट पॉल्यूशन, मोस्ट बायो प्रोडक्टिव जोन। तो इस तरीके से इन सब चीजों पर डिपेंड करती है कि कौन कौन सा एरिया कितना बायो प्रोडक्टिव होगा। तो बेसिकली जो आइडेंटिफाई किया गया है वो 4 मेजर रीजन्स वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाइड है जो हाईली बायो प्रोडक्टिव जोन्स माने जाते हैं, राइट। जैसे इक्वेटोरियल वाटर, इक्वेटोरियल वाटर आर नोन टू बी हाईली बायो प्रोडक्टिव, क्योंकि इक्वेटोरियल वाटर जो होता है ये एक तो कि इक्वेटोरियल रीजन में होता है, वार्म होता है, राइट। वार्म होने के साथ इसकी जो सैलिनिटी होती है वो भी काफी, मतलब ओशन के सैलिनिटी से, अपने सैलिनिटी के चैप्टर में पढ़ा है कि थोड़ी कम सैलिनिटी होती है इक्वेटोरियल रीजन में, बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल, इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, ऑल दिस थिंग, देयर सैलिनिटी इज क्वाइट कंट्रोल्ड। तो कंट्रोल्ड सैलिनिटी होती है, प्लस बहुत सारे कोल्ड ओशन करंट्स आके इक्वेटोरियल वार्म ओशन करंट्स में मिलते हैं। कैनेडी करंट जो है, राइट, कहां पे, अटलांटिक ओशन में, फिर आपको Humboldt current, Peru current, Pacific Ocean में। तो in the same way, so many cold currents are mixing with the warm equatorial water in the equatorial region, and this is the reason this kind of water is very bioproductive। तो जनरली आप देखोगे कि जहां टेम्परेचर, सैलिनिटी सब कुछ इक्वेबल अमाउंट में होगा वहां बायो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सो इक्वेटोरियल वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट बायो प्रोडक्टिव जोन ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमारा आता है कोल्ड अपवेलिंग जोन। वाई कोल्ड अपवेलिंग जोन इज सो प्रोडक्टिव, क्योंकि जब भी कोल्ड अपवेलिंग होता है तो देयर इज अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयर इज अपवेलिंग ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। नीचे से कोल्ड वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिस जोन बिकम द हाईली बायोप्रोडक्टिव। न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहां पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स का ग्रोथ बढ़ जाता है, और उसकी वजह से नेक्टॉन्स एंड ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग देयर। तो इस तरह से कोल्ड अपवेलिंग जोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बायोप्रोडक्टिव जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक वाटर, आर्कटिक और अंटार्कटिक वाटर भी बायोप्रोडक्टिव होता है, राइट। वहां भी वहां का जो टेम्परेचर है या फिर यहां से वार्म ओशन करंट जा रहा है और बोथ आर कन्वर्जिंग नियर द आर्कटिक सी, राइट। तो दिस रीजन इज ऑल्सो हैविंग अ गुड बायोप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। और चौथा होता है मिक्सिंग जोन्स ऑफ वार्म एंड ओशन करंट, मोस्ट प्रोडक्टिव। मिक्सिंग जोन्स ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स। वार्म ओशन करंट और ऊपर से कोल्ड ओशन करंट दोनों जहां मिलते हैं वो जो होता है हाईली बायोप्रोडक्टिव होता है, मोस्ट बायोप्रोडक्टिव जोन होता है। ऐसे रीजंस, मोस्ट बायोप्रोडक्टिव जोन, क्योंकि इनका टेम्परेचर, इनका सैलिनिटी, इनका न्यूट्रिएंट लेवल, हर चीज जो है बिल्कुल मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से कि ये हाईली बायोप्रोडक्टिव जोन कहलाते हैं। तो दीज आर द 4 ग्लोबल रीजन्स दैट आर हाईली बायोप्रोडक्टिव, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें मेजर फिशिंग जोन्स। कौन कौन से मेजर फिशिंग जोन्स हैं वर्ल्ड के। अब देखो, आपने बायोप्रोडक्टिव जोन देख लिया, तो ऑफ कोर्स इन बायोप्रोडक्टिव जोन से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स के मिक्सिंग को एक हाईली बायोप्रोडक्टिव जोन होता है, तो ऑफ कोर्स जहां वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलेंगे वो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक गुड फिशिंग जोन होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में नियर द न्यू फाउंडलैंड देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ व्हाट, विच करंट,
cold Labrador current and warm Gulf Stream. So cold Labrador current and warm Gulf Stream meet to form a very favorable conditions for the fishing. So there is a development of Grand Bank, which is one of the most important fishing zone of the world. न्यूफाउंडलैंड के पास अटलांटिक में। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में भी आपको डॉगर बैंक के पास यूनाइटेड किंगडम में आपको एक गुड फिशिंग जोन वहां भी डेवलप होता है, राइट। तो अटलांटिक में आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ एंड दिस इज द रीजन ऑफ डॉगर बैंक एंड दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट ग्रैंड बैंक। ये दोनों जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन है, राइट, अटलांटिक में। Then same way, in the same way, there is Northeast Pacific में off the Japanese coast. यहाँ पे ओयोसियो और कुरोशियो करंट मिलते हैं। कुरोशियो इज वार्म ओशन करंट, ओयोसियो इज कोल्ड ओशन करंट। Both meet off the Japanese coast, and that's why this Northeast Pacific region is having a good fishing probability, good fishing environment. फिर नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में अलास्का के पास आपको अलास्का कोल्ड रीजन, and there is a warm ocean current that is influxing in the cold water, and this is the reason that Alaska develops as a good fishing region, right? तो अलास्का के पास नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में आपको फिर से फिशिंग जोन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। दिस इज द रीजन ऑफ अलास्का जहां पे कि आपको मिलते हैं, और ये जो है जापान का रीजन है जहां पे कि आपको कुरोशियो करंट और ओयोसियो करंट मिलके और यहाँ पे एक गुड फिशिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो दिस आर द मेजर फिशिंग जोन्स। इनके अलावे आपको और भी जोन्स हैं, जैसे कि अरेबियन सी में आपको मिल जाएगा। अरेबियन सी इज आल्सो हैविंग अ गुड फिशिंग स्कोप। फिर हमारा साउथ वेस्ट अटलांटिक में भी हम देखते हैं, साउथ वेस्ट अटलांटिक यानी ब्राजीलियन करंट एंड उधर से जो फाकलैंड करंट, ये दोनों मिलते हैं। तो देयर आल्सो यू हैव अ गुड डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग जोन। उसके बाद आपको पेरुवियन कोस्ट पे भी कोल्ड अपवेलिंग की वजह से दैट इज आल्सो अ गुड फिशिंग जोन, बट एल नीनो की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद वहां की जो फिशिंग जोन, जो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट एंड दैट इज changing the physico-chemical properties of the ocean water, and this is the reason, because of the enormous accumulation of warm water due to El Nino, this cold upwelling stops very frequently, और इसकी वजह से now Peruvian coast has not become the most important producer of fish in the world, and earlier it was one of the leading producer of the fish, लेकिन अब एल नीनो की वजह से ये जो है गड़बड़ हो गया है। तो दिस इज द मेजर फिशिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्स की, which is not derived from the organic organisms। अब एबायोटिक रिसोर्स की बात करोगे तो एक आता है मिनरल रिसोर्स और दूसरा होता है एनर्जी रिसोर्स, राइट। मिनरल रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स। मिनरल रिसोर्स में आपको वही सारी चीजें होंगी आपकी, मेटालिक मिनरल्स, राइट, नॉन metallic minerals, these are the various mineral resource। उसी तरह से एनर्जी रिसोर्स भी है। एनर्जी में भी आपको कन्वेंशनल यानी कोल पेट्रोलियम खासकर, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जैसे कि आपको ऑफशोर विंड एनर्जी, राइट, या फिर टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, all these things come under the non conventional and conventional। conventional मतलब पेट्रोलियम मोस्टली। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मिनरल रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्स होती हैं जो हमें ओशन से मिलती हैं। तो एक बार हम लोग वन बाय वन इसमें देख सकते हैं कि मिनरल मेरीन रिसोर्स में हमें क्या क्या मिलता है, और मेरीन एनर्जी रिसोर्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो मैरीन मिनरल रिसोर्स में मेजरली दो रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एक पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं। These polymetallic nodules are mostly found over the deep sea plain or abyssal plain। abyssal plains पे these are the egg-shaped nodules of iron, manganese and different metals, so that is called polymetallic nodules। अभी ये कमर्शियल लेवल पे हम इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, मेटालिक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब खत्म हो जाएगा, तो देन वी शैल स्टार्ट यूजिंग दिस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो इसलिए इन्हें हम रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर बोलते हैं। तो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बेसिकली एग शेप नोड्यूल्स होते हैं जो अरेबियन सी के आपके एबाइसल प्लेन्स पे पड़े हुए होते हैं, राइट। दीज आर द पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स।
अब ये नॉन मेटालिक रिसोर्स यानी कि आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स आपको मिलेगा, जैसे कोबल्स, पेबल्स, राइट, लाइमस्टोन। तो ये सारी चीजें नॉन मेटालिक रिसोर्स में आ जाते हैं, जो मोस्टली आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप पे मिलती है। तो द रिसोर्सेस, द मिनरल रिसोर्सेस फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप आर मोस्टली ऑफ नॉन मेटालिक नेचर। और मेटालिक कहाँ मिलते हैं ओशंस में? जनरली अबाइसल प्लेन पे इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। एक्चुअली ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं, राइट, जो इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फिजिको-केमिकल कंडीशंस, फिजिको-केमिकल प्रोसेसेस ऑकरिंग इनसाइड द ओशन वाटर। तो दिस इज द पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एंड नॉन मेटालिक रिसोर्सेस। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज मैरीन एनर्जी रिसोर्स। मैरीन एनर्जी रिसोर्सेस, मैरीन एनर्जी रिसोर्सेस को आप जो है दो भागों में बांट सकते हो। एक तो बांट सकते हो आप कन्वेंशनल, कन्वेंशनल यानी ऑफशोर पेट्रोलियम, ऑफशोर पेट्रोलियम which we get from what? Drilling the continental shelf। continental shelf को ड्रिल करके जो ऑफशोर पेट्रोलियम हम निकालते हैं, that is the conventional energy derived from the ocean, right? तो ये बेसिकली मैरीन इन्वायरमेंट में मैरीन ऑर्गेनिजम्स के डेड एंड डिकम्पोजिशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये पेट्रोलियम कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम एज ए रिसोर्स यूज कर रहे हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। दूसरा अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये नॉन कन्वेंशनल और जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये इंपॉर्टेंट मैरीन एनर्जी रिसोर्स होता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आपके टाइडल एनर्जी आ जाएंगे। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी कैसे हम लोग एक्चुअली बनाते हैं? टाइडल एनर्जी हम लोग क्या करते हैं कि कोस्ट के ऊपर हम लोग एक डैम बनाते हैं, डैम, और इस जब हाई टाइड का टाइम आता है तो इस डैम के गेट को हम लोग खोल देते हैं, और जब पानी ऊपर आ जाता है तो फिर डैम को बंद करके और पूरा पानी एक रिजर्वायर बना लेते हैं, और इस पानी को धीरे धीरे छोड़ के और इसको टरबाइन निकाल के नचा के और हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज व्हाट टाइडल एनर्जी, राइट। तो इस तरीके से हम जो है टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में इसको यूज किया जाता है, राइट, ओखा में, तो दैट इज टाइडल एनर्जी। आपको कनाडा में यूज किया जा रहा है टाइडल एनर्जी काफी गुड स्केल पे, राइट। नेक्स्ट इज द टाइडल एनर्जी के बाद आपका इसमें वेव एनर्जी भी आता है। वेव एनर्जी, वेव एनर्जी में क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल हम लोग मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं जो बीच ओशंस में छोड़ देते हैं, जो वेव की एनर्जी को, ड्यू टू द ब्रेक इन द वेव there is a movement of turbine, and that movement of turbine with the help of the energy that is released along the breaking of the waves, this is the way we generate energy called wave energy। तो वेव एनर्जी अभी बहुत कमर्शियल लेवल पे उतना ज्यादा अभी यूटिलाइज हम नहीं कर पाते हैं। वी आर ऑन ए वेरी डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिसर्च लेवल। तो वेव एनर्जी जो है फ्यूचर में काफी प्रॉमिसिंग है। फिर आता है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेंस, ओटीईसी, ओशन थर्मल एनर्जी conversion। ocean thermal energy conversion is a very important avenue of energy in future। अब ocean thermal energy conversion में हम क्या करते हैं कि different columns of water of different temperature, इसके बीच में हम extra sensitive पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब्स को यूटिलाइज करके और हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। दिस इज एट द रिसर्च लेवल, दिस इज नॉट एट द कमर्शियल प्रोडक्शन लेवल। तो अगर ओशन वाटर का आपको पता है कि डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर, सपोज यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसका 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे सपोज 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है इसको आप एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। द ग्रेडियंट प्रोड्यूस थ्रू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट कॉलम्स ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड एज एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा सेंसिटिव पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। तो इसके ऊपर भी हमारा रिसर्च चल रहा है। इन द सेम वे हम लोग सैलिनिटी डिफरेंस को भी, डिफरेंट कॉलम्स ऑफ ओशन वाटर के सैलिनिटी डिफरेंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स विल कम अंडर द नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ एनर्जी जनरेशन फ्रॉम द ओशन, राइट। ऑफशोर आप विंड एनर्जी भी अगर बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो भी आप ओशन और लैंड के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस से ओरिजिनेट हो रहा है, जो लैंड एंड सी ब्रिज, उसको भी आप यूटिलाइज कर रहे हो। That is also you can consider as a energy source from the marine side,
राइट। तो ये हो गए हमारे मैरीन एनर्जी रिसोर्स, ठीक। तो दीज आर द बेसिक रिसोर्सेस इन द ओशन दैट वी डिराइव। तो ये हमारे मैरीन रिसोर्सेस हैं। अब देखो मैरीन रिसोर्सेस में वी डोंट नीड टू डिवाइड इट अंडर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द रीजन इज कि जो हम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हमने जो डिस्कस किया है, चाहे वो पेट्रोलियम के लिए डिस्कस किया हो या फिर हम मेटालिक मिनरल्स के लिए डिस्कस किए हो, तो इन दैट दिस मैरीन पार्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। समझ में आ रही बात है? अगर यूएस में पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट इंक्लूड्स द पेट्रोलियम दैट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्फ ऑफ द ओशन। तो इसलिए हम अलग से इसको नहीं कर रहे हैं कि यूएस कोस्ट पे कितना होता है, कनाडा कोस्ट पे कितना होता है, साइबेरिया कोस्ट पे कितना होता है, राइट। तो दैट इज द रीजन दैट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सॉरी नेक्स्ट रिसोर्स, दैट इज रेयर अर्थ मेटल्स। सो दिस इज रेयर अर्थ मेटल्स, राइट। रेयर अर्थ मेटल इज वन ऑफ द important mineral resource, and particularly its significance is rising with the advent of science and technology। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवेंट के साथ ये एक जो रिसोर्स है रेयर अर्थ मेटल्स, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो इसका सिग्निफिकेंस है, जो इसका यूटिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए हो या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए हो, तो हर जगह हर फील्ड में इसकी जो है सिग्निफिकेंस और यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। बट बिफोर कमिंग टू डिस्कस रेयर अर्थ मेटल एज ए रिसोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्कस इट एज एन एलिमेंट, कि रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या है, राइट। उनकी क्या खासियत होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स and what are their significance, where are they used, right। all these things जो है हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। तो रेयर अर्थ मेटल्स बेसिकली 15 एलिमेंट्स होते हैं ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज। तो जो लेंथेनाइड सीरीज के जो 15 एलिमेंट्स होते हैं प्लस दो और एलिमेंट्स स्कैंडियम एंड यट्रियम, राइट। मतलब there are total 17 elements which are called rare earth metals, and which 17 elements? The 15 elements of lanthanide series plus 2 more elements scandium and yttrium, और ये 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, rare earth metals बोलते हैं। अब प्रश्न ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको हम रेयर अर्थ मेटल्स बोलते क्यों हैं? क्या ये रेयरली फाउंड है, रेयरली मिलते हैं? आर दे फाउंड रेयरली over the earth? No, not at all. They are found abundantly, they are found in abundance, but the problem is कि they are not found in free state। ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं जल्दी, इसलिए इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। Their extraction is very difficult and they are not found in free state and are in poor concentration। इनका एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होता है, राइट। ये जो है किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू किसी और फॉर्म में पाए जाते हैं, और जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में ये नहीं मिलते हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल। दे आर नॉट, देयर रेयरिटी इज नोवेयर रिलेटेड टू देयर अबंडेंस और रिलेटेड टू देयर अमाउंट दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ। इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्म इन विच दे आर फाउंड। द फॉर्म इन विच दे आर फाउंड is of no use for us. We need to extract that. We need to go for a difficult process. So this is the reason that rare earth metals are called rare earth metals. Rare, the word used. तो ये हो गया सबसे पहले। अब दूसरी बात आपको जाननी है इसके बारे में कि what are the characteristics of rare earth metals, क्यों हम इसके पीछे पागल हैं, राइट। सबसे पहली चीज है कि ये बहुत, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। It has a high density, high melting point, high conductivity, high thermal conductance. So these things actually have made these elements very important resource. इनके इस कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गए हैं, राइट। क्योंकि हमें ऐसे मटेरियल अगर एक साथ मिल जाए, ऐसा एलिमेंट एक ऐसा मिल जाए जो हाईली थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत हाई हो, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत हाई हो, साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत हाई हो,
डेंसिटी भी इसकी हाई हो, तो हर तरीके से हम जो है इसको हम काफी स्ट्रेटेजिक मैनर में ऐसे एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स। अब क्वेश्चन होता है कि इसको हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, क्यों यूटिलाइज कहाँ होता है ये। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोलते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आर ऑल डिपेंडिंग अपॉन द रेयर अर्थ मेटल्स, राइट। फिर ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्रीज, मतलब कि सोलर पैनल्स को बनाने में, राइट। विंड एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स हैं, विंड एनर्जी इक्विपमेंट्स इनको बनाने में, तो ये हर जगह जो है रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्रीज को भी में आपको रेयर अर्थ मेटल्स का इंपॉर्टेंस है। आपको पता ही है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ कैसे वर्ल्ड जो है वो चेस कर रहा है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है हमें। इन दैट कंडीशंस द सिग्निफिकेंस ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स विल डेफिनेटली इंक्रीज इन फ्यूचर। तीसरा डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी हम इसका बहुत यूज करते हैं, पार्टिकुलरली गाइडेड मिसाइल सिस्टम में इसका यूज होता है रेयर अर्थ मेटल्स का। तो इसीलिए डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स और इनपुट जो होता है वो रेयर अर्थ मेटल्स होता है। न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में भी इसको बहुत यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में जो हम यूज करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब में इसको, तो इस तरीके से रेयर अर्थ मेटल जो है यूज होता है। फिर हमारे पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी इसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। इवन इन पेट्रोलियम रिफाइनरी इट्स यूटिलिटी इज वेरी हाई। तो इस वजह से इसका सिग्निफिकेंस जो है बहुत ज्यादा है, और इसकी डिमांड, इसके पीछे दुनिया जो है वो कोशिश कर रही है, ढूंढ रही है कहां से मिल जाएगा रेयर अर्थ मेटल्स, राइट। तो ये सारी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्यों हम इसे ज्यादा पढ़ रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन है इस मेटल का, इस एलिमेंट का, दिस इज द रीजन दैट इट इज ऑलवेज इन न्यूज। आपको पता है कि एक तरह से ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, जैसे कोल्ड वॉर हुआ करता था रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, उसी तरह से चाइना एंड यूएस के बीच में अभी चल रहा है। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स क्यों अभी सिग्निफिकेंस हो गया है इन न्यूज, बिकॉज चाइना is controlling the 82% of the reserve and 94% of the production। मतलब टोटल वर्ल्ड के प्रोडक्शन में जो 94% प्रोडक्शन अभी हो रहा है वो चाइना में हो रहा है, राइट। एंड चाइना में हो रहा है, एंड दिस इज सो significant in terms of its utility. So definitely the whole world, particularly those countries which are by the side of USA, must be doing something, the research and exploration to get the control over this kind of elements। लेकिन प्रेजेंटली जो है 82% ऑफ द रिजर्व चाइना के पास है, प्रूवन रिजर्व, एंड 94% ऑफ द प्रोडक्शन चाइना करता है। सेकंड में ऑस्ट्रेलिया के पास रिजर्व है 7.9 का, यूएस के पास है 3.2 का, और इंडिया के पास भी 2.4% रिजर्व है, राइट। तो ये जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज द मेजर बोटलनेक, दैट इज द मेजर रीजन बिहाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। ये जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन में ये रेयर अर्थ मेटल्स एक इंपॉर्टेंट हो गया है। इनफैक्ट चाइना कई बार ब्लैकमेल भी करता है, राइट, वर्ल्ड को, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स जो है उसके पास है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आर यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्स। तो एक तरह से चाइना कई बार ब्लैकमेल भी किया है रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर, जो उसकी डोमिनेंस है, हेजमनी है, उसकी वजह से। सो दिस इज द रीजन दैट रेयर अर्थ मेटल इज सो इंपॉर्टेंट एट द इंटरनेशनल एरिना। समझ में आ रही बात है? तो क्या है, कैसे है, ये सब बातें आप जान चुके हो रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट कमिंग टू ओशन मीथेन हाइड्रेट्स। अब ओशन मीथेन हाइड्रेट्स को हम डिस्कस करते हैं कि ओशन मीथेन हाइड्रेट्स क्या होता है। दिस इज ऑल्सो ए न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी कमर्शियल लेवल पर हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में एक प्रोमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए हो सकता है ओशन मीथेन हाइड्रेट्स, राइट। तो आखिर ओशन मीथेन हाइड्रेट्स होता क्या है? ओशन मीथेन हाइड्रेट्स आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मीथेन एंड वाटर। देखो होता क्या है कि ये जनरली सैलो सेडिमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे पाया जाता है। आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे जो है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड स्लोप, तो उसपे ये एक बायो प्रोडक्टिव जोन होता है ओशन का। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मरते हैं, मर के नीचे चले जाते हैं, राइट। एक्चुअली ओशन मीथेन हाइड्रेट्स जो होता है वो बेसिकली इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ आइस
में मीथेन का होना, दिस इज कॉल्ड ओशन मीथेन हाइड्रेट्स। यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है आइस का, द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ आइस एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विथ मीथेन, राइट। तो ये जो आइस होगा वो ओशन मीथेन हाइड्रेट्स कहलाएगा, राइट। मतलब कि मीथेन और वाटर एक साथ, इसको हम कंबसिबल आइस भी बोलते हैं। इसको आप जलाओगे तो आइस जलेगा, राइट। तो दैट इज द नेचर ऑफ दिस ओशन मीथेन हाइड्रेट्स। अब प्रश्न है कि ये कैसे डेवलप होता है। आपको पता है कि वाटर जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो फिर ये हेक्सागोनल शेप का हो जाता है, राइट, हेक्सागोनल शेप। और हेक्सागोनल शेप की खासियत होती है कि कोई वॉइड नहीं होता है, 3 हेक्सागोन के बीच में कोई जगह नहीं होता है। तो प्रश्न ये होता है कि फिर आइस में कैसे आ गया मीथेन। जब सॉल्ट नहीं रह जाता है, जब ओशन वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो सारा सॉल्ट रिलीज कर देता है, बिकॉज देयर इज नो स्पेस। तो हाउ मीथेन इज देयर इन द इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आइस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में अगर जब वाटर कन्वर्ट होगा इसमें, when water is converted into ice under the high pressure, then the structure of the ice molecules is not hexagonal but it is spherical like water। मतलब कि जब डीप फ्लोर पे, ओशन फ्लोर या जो उसका ओशन सेल्फ होता है, वहां पे प्रेशर इतना हाई होता है कि जब वहां का पानी जब चेंज होता है बर्फ में तो वो हेक्सागोनल नहीं होके स्फेरिकल ही रह जाता है। और जब स्फेरिकल रह जाता है तो इसके अंदर जो है इंट्रामोलिकुलर स्पेस क्रिएट हो जाता है और ये इंट्रामोलिकुलर स्पेस में मीथेन भर जाता है, राइट। एंड इन दैट वे इट बिकम व्हाट, ओशन मीथेन हाइड्रेट्स। समझ में आ रही है बात है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओशन मीथेन हाइड्रेट्स। अब ये पता लगाया गया है और हमें पता चला है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ओशन मीथेन हाइड्रेट्स आर लेइंग ओवर द ओशन सेल्फ एंड स्लोप। तो ये फ्यूचर में हमें एक नेचुरल गैस का मेजर सोर्स हो सकता है। हम मीथेन इसमें से एक्सट्रैक्ट करना हमारा मेन अब एम है, राइट। प्रेजेंटली हमारे पास उतना कमर्शियल लेवल पर डेवलप नहीं है कि इसमें से हम मीथेन जो है कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट इन फ्यूचर जो है वी कैन यूज दिस रिसोर्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। अब इसके बारे में हम फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है। जितने भी प्लैंक्टॉन्स हैं वो सब जो है मरने के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद मीथेन रिलीज करते हैं। और वो मीथेन जब आइस फॉर्मेशन होता है अंडर हाई प्रेशर तो जो वॉइड क्रिएट हो जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस में, उस स्पेस में मीथेन चला जाता है एंड दैट वे इट बिकम अ ओशन मीथेन हाइड्रेट। तो ये जो है हमारा प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर इंडिया में बात करें तो हमारे वेस्टर्न, कोस्टल, ईस्टर्न और अंडमान ऑफशोर रीजन्स में ह्यूज डिपोजिट्स हैं, राइट। वेस्टर्न सेल्फ और ईस्टर्न सेल्फ, राइट, और अंडमान ऑफशोर, ये तीनों जगह पे जो डिपोजिशन देखा गया है ओशन मीथेन हाइड्रेट्स का, ये ऐसा अंदाजा लगाया गया है, अभी इट हैज नॉट बीन प्रूवन, बट वी एक्सपेक्ट ह्यूज डिपोजिट ऑफ ओशन मीथेन हाइड्रेट्स ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद कृष्णा, गोदावरी और महानदी बेसिन में भी देखा गया है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल के डिफरेंट रीजन्स में बेसिकली हम ऐसा पता चला है कि ओशन मीथेन हाइड्रेट्स ह्यूज अमाउंट में डिपोजिटेड है। तो ऑल दिस थिंग्स वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर, राइट। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे आर्कटिक सेल्फ में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी है, आर्कटिक सेल्फ में, राइट। अब हम बात करते हैं सेल गैस का। यू नो सेल गैस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये अक्सर जो है न्यूज में रहता है सेल गैस, सेल गैस। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज में रहता है वो आपका सेल गैस है। सेल गैस पहले आपको देखना होता है कि ये सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल? सेल इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है जो मेनली ऑर्गेनिक रिच मड से बनता है। ऑर्गेनिक रिच मड यानी कि मड जिसमें डिकेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऑर्गेनिक रिच मड जब हाई हीट एंड प्रेशर जब इस पे अप्लाई करते हैं तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस सेल इज फाउंड ओवर द बॉटम ऑफ एंशिएंट सीज। जो एंशिएंट सी है उसके बॉटम पे हाई हीट एंड प्रेशर की वजह से
जो ऑर्गेनिक रिच मड होता है वो एज ए सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड सेल। और इस प्रोसेस में जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जो ऑर्गेनिक रिच मड जिनसे बना है, इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोजिशन से क्या रिलीज होता है? नेचुरल गैस। और वो नेचुरल गैस जो है वो अटैच हो जाता है सेल के साथ एंड इन दैट वे दिस गैस इज कॉल्ड सेल गैस। सो सेल गैस इज बेसिकली द नेचुरल गैस दैट इज अटैच्ड टू द सेल लेइंग ओवर द बॉटम ऑफ द एंशिएंट सी। कैसे बना आपको समझ में आ रहा है? sedimentation of what? Organic rich mud. And due to sedimentation and the resultant heat and pressure, the organic rich mud get transformed into a shale called the sedimentary rock. And in that process, there is natural gas is produced and attached to the shale, and that is called shale gas. समझ में आ रही बात है? तो ये shale gas होता क्या है ये आपको समझ में आ गया, आई होप। अब ये सेल गैस जो है कहां कहां है वर्ल्ड में, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा सेल गैस जो प्रूवन है वो चाइना के पास माना जाता है। चाइना इज हैविंग अराउंड 36 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर TCM। जो टॉप रिजर्व है सबसे ज्यादा वो चाइना के पास है, वो लगभग 36 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर का सेल गैस चाइना के पास है। सेकंड में आता है हमारा यूएसए, दैट इज हैविंग 25 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। 25 TCM रिजर्व जो है यूएसए के पास है। साथ साथ हमारे इंडिया के पास में भी कुछ रिजर्व्स हैं। तो इन दैट वे दिस आर द मेजर कंट्रीज। मैक्सिको में है, अर्जेंटीना में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो दिस रीजन हैव, कनाडा में भी है, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ सेल गैस, राइट। ये सेल गैस के बारे में बोला जाता है कि आने वाले दिन में दिस सेल गैस हैज द कैपेसिटी टू ब्रेक द हेजमनी ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, खासकर अरब कंट्रीज हैं, तो इन लोगों का जो हेजमनी है एनर्जी के ऊपर, तो उसको ब्रेक करने में ये सेल गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है, राइट। अब जैसे बहुत सारे कंट्रीज के पास जब सेल गैस डेवलप हो जाएगा तो दे विल नो मोर डिपेंडेंट अपॉन द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, राइट। तो इन दैट वे देयर हेजमनी विल गेट एन अटैक। अब इंडिया में भी सेल गैस बहुत जगह पे देखा गया है, राइट। कहीं कहीं पे प्रोस्पेक्टिव बेसिन जो है हमारा, जैसे कि हमारा राजस्थान में, असम में, राइट, विंध्यन बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, तो इन सब रीजन्स में हमारे पास प्रोस्पेक्टिव बेसिन्स हैं, राइट, जहां पे कि हमें सेल गैस मिल सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल गैस इन दिस रीजन, राइट। कहां पे? कैम्बे बेसिन गुजरात में, असम अराकान बेसिन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और गोदावरी बेसिन में। ये सारे रीजन्स में वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ सेल गैस रिजर्व, राइट। और उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर में एक देख रहे हैं कि कैसे कहां हमें मिल सकता है। तो दैट इज अबाउट द सेल गैस। अब सेल गैस के साथ जो मेजर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं जो अक्सर न्यूज में होते हैं, दैट वी हैव कवर्ड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रिसोर्सेस इन इंडिया, कि इंडिया में अब रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे हैं, ये सब हमें डिस्कस करना है, राइट। तो नाउ वी आर कमिंग टू द रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। अब रिसोर्स जो इंडिया में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसको बेसिकली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पहले मिनरल रिसोर्स में, फिर एनर्जी रिसोर्स में, और फिर बायोटिक रिसोर्स में। सबसे पहले तो बायोटिक और एबायोटिक में आप कन्वर्ट डिवाइड कर सकते हो। एबायोटिक को आप मिनरल और एनर्जी में कर सकते हो, और मिनरल को मेटालिक और नॉन मेटालिक में, राइट। तो समथिंग लाइक दिस इज resource in India. The same way we have done biotic, abiotic में mineral, energy, mineral में metallic, non-metallic. That is the various source of resource, that is the various types of resource found in India, right? तो one by one हम सबको डिस्कस करेंगे। पहले हम मेटालिक रिसोर्स को देखते हैं। मेटालिक रिसोर्स मतलब कि मेटल्स, जैसे आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। दिस आर द मेजर मेटालिक रिसोर्सेस फाउंड इन इंडिया। विच वन? आयरन, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसके लिए होता है? एल्युमिनियम के लिए, राइट। कॉपर और गोल्ड, ये चार मेजर मिनरल रिसोर्स हैं जो इंडिया में हम देखेंगे, राइट। एंड दे आर एक्चुअली व्हाट? द बैकबोन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी इन आवर कंट्री। तो इस तरीके से हम इनको वन बाय वन
इनके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को हमको मेनली देखना है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में रिसोर्स के इन सब को डिस्कस कर रखा है कि ये कौन कौन से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कितने तरह के होते हैं आयरन ओर, ये सारी कुछ हमने देख लिया है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, राइट, सिडराइट, लिमोनाइट, तो ये सारी चीजें हमने देखा है। अब हम इसमें इंडिया में हमें मेनली डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है कि किन रीजन्स में इंडिया में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। तो इंडिया में आप देखोगे आयरन ओर का डिपोजिट्स तो आपको उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेगा। उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा एक्चुअली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, राइट। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, केंदुझाड़ में, राइट, उसके बाद कांदाधार में, तो ये सारी रीजन्स जो है उड़ीसा का विच आर फेमस फॉर आयरन ओर। तो आयरन ओर आपको यहां मिलेंगे। फिर आपको कर्नाटका में केमानगुंडी माइंस हैं, बाबा बुदन हिल्स में। केमानगुंडी माइंस इज फेमस फॉर व्हाट, आयरन ओर, राइट। ये है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमारा चित्रदुर्ग, धारवाड़, नॉर्थ कनाडा, शिमोगा, बेलारी, तुमकुर, ऑल दीज रीजन्स ऑफ कर्नाटका इज हैविंग आयरन ओर डिपॉजिट्स। फिर छत्तीसगढ़ में दो मेजर हमारे रीजन्स हैं, बैलाडीला, राइट, और दल्ली राजरा। बैलाडीला किसमें है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, बैलाडीला माइंस, और दूसरा है हमारा दल्ली राजरा माइंस, ये कहाँ है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। ये दोनों रीजन्स जो है आयरन ओर के लिए फेमस है, गुड क्वालिटी आयरन ओर। यहां से हम आयरन ओर बेसिकली वाइजाग सीपोर्ट के थ्रू जापान में एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के माइंस हैं। फिर झारखंड में भी हमारे नोआमुंडी माइंस हैं, डाल्टेनगंज है, धनबाद है, हजारीबाग है, रांची है, ये सारे रीजन्स में हमें आयरन ओर मिलते हैं। तो दीज आर द मेजर रीजन्स ऑफ इंडिया हैविंग अ डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। ये सब देखोगे तो सारे धारवाड़ फॉर्मेशन के आपको मिलेंगे। मेनली जो है धारवाड़ फॉर्मेशन में आयरन ओर मिलता है। आर्कियन रॉक्स के जो डिग्रेडेशन से जो धारवाड़ फॉर्मेशन होता है, तो उससे जो है आपको मेनली आयरन ओर डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो दीज आर द धारवाड़ फॉर्मेशन कंटेनिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन ओर। अब हम बॉक्साइट डिपॉजिट्स की बात करते हैं इंडिया में। बॉक्साइट डिपॉजिट्स, जब हम बॉक्साइट डिपॉजिट की बात करेंगे तो उड़ीसा है हमारे पास, जिसमें कालाहांडी, कोरापुट बेल्ट जो है, केबी के जो आप जानते हो, कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर, ये सारे रीजन्स ऑफ उड़ीसा आर फेमस फॉर द बॉक्साइट, राइट। उसके बाद आपको संबलपुर में है, सुंदरगढ़ में है, राइट। तो ये सारे चीजें बॉक्साइट के लिए भी उड़ीसा इज फेमस रीजन, ठीक। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बॉक्साइट का जो माइनिंग होती है वो ज्यादातर उस रीजन्स में होती है जहां ट्राइबल बेल्ट्स हैं, राइट। और ट्राइबल बेल्ट्स होने की वजह से देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस बिटवीन द ट्राइब्स एंड द गवर्नमेंट व्हिच इज प्रमोटिंग द व्हाट माइनिंग ऑफ द बॉक्साइट। तो इसलिए हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, न्यूज में रहता है उड़ीसा में। फिर गुजरात में हमारे पास गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात में भी बॉक्साइट मिलता है, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, ये सारे रीजन्स में। फिर झारखंड में आओगे तो दुमका, गुमला, लोहरदगा माइंस, पलामू, रांची डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में भी मैकाल रेंज से आपको अमरकंटक प्लेट्यू से बिलासपुर, रायगढ़, ये सब जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है, राइट। दिस इज फॉर बॉक्साइट इन इंडिया। अब देखोगे बॉक्साइट के बहुत सारे जो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हैं वो नियर द बॉक्साइट माइंस आपको मिलेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए जनरली वो वहां लोकेटेड होते हैं। वो हम इंडस्ट्रीज में आपको बात करेंगे फिर से। अब कॉपर इन इंडिया, कॉपर कहां कहां मिलता है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया इज मध्य प्रदेश। बेसिकली हमारे यहाँ 3 स्टेट्स हैं जहां कंप्लीट जो है कॉपर जो है प्रोडक्शन होता है। ऑलमोस्ट हल्का फुल्का आप हटा दो, अदरवाइज 100% ऑफ द कॉपर प्रोडक्शन इज इन 3 स्टेट्स। वन इज मध्य प्रदेश जो कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 53% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। मध्य प्रदेश में मेनली कौन सा रीजन है? तो मलंज खंड बेल्ट, मलंज खंड बेल्ट इज द मेन प्रोड्यूसर रीजन इन मध्य प्रदेश फॉर द कॉपर इन इंडिया। फिर हमारा राजस्थान इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अर्लियर इट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट नाउ इट इज सेकंड लार्जेस्ट। और राजस्थान में 43% ऑफ द टोटल जो है प्रोडक्शन होता है। और आपको आई होप पता होगा कि खेत्री जो बेल्ट है, खेत्री माइंस है, रीजन है, वो मेन प्रोड्यूसिंग रीजन है कॉपर का राजस्थान में। तीसरा हमारा झारखंड, झारखंड इज ओनली 4%, अ माइनर अमाउंट, ओनली 4%। वो सिंहभूम बेल्ट जो है मेन उसका कॉपर प्रोड्यूसिंग रीजन है झारखंड में, राइट। दिस इज द कॉपर। नेक्स्ट इज गोल्ड। अब गोल्ड को देखते हैं कि कहां कहां मिलता है। गोल्ड पता ही है आपको, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ। तो गोल्ड डिपॉजिट्स हाईएस्ट जो है कर्नाटका, कर्नाटका में मेनली जो कोलार गोल्ड फील्ड है, धारवाड़ रीजन में हसन रायचूर डिस्ट्रिक्ट, हुत्ती गोल्ड माइन है, राइट। तो ये सारे चीजें जो मेन जो है प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है, ठीक।
तो ये सब आपका कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन आवर कंट्री है, मेनली कोलार गोल्ड फील्ड जो है मेन वहां का फेमस है। देन आंध्र प्रदेश में आपको रामागिरी है, चित्तूर एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, ऑल दिस आर हैविंग द गोल्ड माइंस। फिर आपको सुवर्ण रेखा झारखंड की नदी है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, और लोआ भी है। ये दोनों का जो अलुवियल डिपोजिट्स होते हैं यहाँ पे गोल्ड प्लेसर्स डिपोजिट के फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट। इनकी जो अलुवियल डिपोजिट्स है, प्लेसर या अलुवियल डिपोजिट्स है, उसमें गोल्ड मिलता है, राइट। तो ये छोटे स्केल पे यहाँ पे जो है गोल्ड को निकाला जाता है। तो 90% ऑफ द गोल्ड इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो यही कुछ स्टेट्स कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इन आवर कंट्री। सो तो हमारे पास 3 रीजन्स हैं क्रूड ऑयल के। मेजर ऑयल फील्ड्स क्या हैं? वेस्टर्न कोस्टल ऑफशोर, जिसमें कि आपका बॉम्बे हाई, बेसेन ऑयल फील्ड, आलिया बेट, ये सारी जो है इसमें आएंगे। फिर हमारे गुजरात कोस्ट में अंकलेश्वर, कालोल, कैम्बे, अहमदाबाद रीजन आ जाता है। फिर ब्रह्मपुत्रा वैली जिसमें दिग्बोई और नाहरकटिया ऑयल फील्ड्स आते हैं। फिर हमारा लास्ट जो है वो आपको ईस्टर्न कोस्टल रीजन में केजी बेसिन में मेनली आपको मिलते हैं ऑयल। तो दीज आर द वेरियस ऑयल फील्ड्स इन आवर कंट्री। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूरेनियम की, राइट। यूरेनियम इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, particularly फॉर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि यूरेनियम क्या है, कहाँ मिलता है, राइट, कैसे बना। तो यूरेनियम एक सिल्वर ग्रे मेटालिक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट, राइट, जो नेचुरली फॉर्म्ड हुआ था सुपरनोवा एक्सप्लोजन के टाइम। इट इज ओनली नेचुरली फॉर्म्ड इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और इस तरीके से हमारे अर्थ में ये एम्बेडेड होता है और धीरे धीरे हम इसको निकालते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम, these are the main elements contributing to natural terrestrial radioactivity। नेचुरल टेरेस्ट्रियल रेडियोएक्टिविटी के 3 रीजन हमने बताया था आपको जियोमॉर्फोलॉजी में, अगर आपको याद होगा तो। एक रीजन जो है माउंटेन के रूट्स के पास होते हैं नीचे, दूसरा रीजन जो होता है वो एस्थेनोस्फीयर में है जहां रेडियो एक्टिविटी होती है, और तीसरा आउटर कोर। एंड इसी रीजन से ये सारे रीजन्स जो है हाईली हीटेड एंड मेल्टेड मोल्टन स्टेज में रॉक्स पाए जाते हैं। तो दिस रेडियो एक्टिविटी इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। तो ये जो है मेन कौन कौन से एलिमेंट है जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं? यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम। मोनाजाइट सैंड्स जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है, मोनाजाइट सैंड्स में, राइट। मोनाजाइट सैंड्स कंप्राइजेस द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ यूरेनियम। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यूरेनियम का इंडिया में बेसिकली, तो हमें एक झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जहां जदूगौड़ा माइंस है, राइट, इज फेमस फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। यहाँ का जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इसमें जो है यूरेनियम यहाँ से माइन किया जाता है, जदूगौड़ा माइंस, याद रखेंगे। फिर राजस्थान के झुंझुन में, राइट, अजमेर में, उदयपुर में मेजर यूरेनियम प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। यहाँ भी मेजर यूरेनियम प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं जो कि रावत भाटा प्लांट को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये झारखंड राजस्थान के हो गए। आंध्र प्रदेश में आपको नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में, कड़पा में लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया। कड़पा डिस्ट्रिक्ट का जो यूरेनियम रिजर्व है वो सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है भारत में, राइट। उसके बाद फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, भंडार में, हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय में, जयंतिया हिल्स में, राइट, या इन सब रीजन्स में हमें यूरेनियम मिलते हैं। तो दीज आर द वेरियस रीजन्स इन इंडिया वेयर यूरेनियम डिपॉजिट्स आर फाउंड। नेक्स्ट इज द थोरियम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट दैट वी कैन यूज इन फ्यूचर। जो हमारा 3rd जनरेशन जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का होगा, ये जो होगा वो थोरियम बेस्ड होगा। तो सो थोरियम जो है बेसिकली यूरेनियम की तरह अभी उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसे हमें प्रोसेस करना पड़ता है टू यूज इट फॉर टू यूज इट इन द न्यूक्लियर पावर। अब थोरियम जो है केमिकल एलिमेंट TH, एटॉमिक नंबर 90, ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दैट ऑकर्स नेचुरली इन लार्ज क्वांटिटीज। अब देखो जो यूरेनियम है वो एबंडेंटली नहीं मिलता है, लेकिन थोरियम जो है एबंडेंटली मिलता है। यूरेनियम भी है बट थोरियम इज एबंडेंटली फाउंड इन द नेचुरली इन द लार्ज क्वांटिटीज। थोरियम इज वीकली रेडियो एक्टिव, वीकली रेडियो एक्टिव होता है, और सारे इसके जो आइसोटोप्स हैं वो अनस्टेबल हैं। तो
तो ये जो है वीकली रेडियो एक्टिव है, मतलब उतने ज्यादा रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है जितनी कि यूरेनियम की होती है, राइट। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन, एंड दैट्स रीजन वी नीड टू प्रोसेस इट बिफोर यूजिंग एट अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इसलिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है। ये बेसिकली मोनाजाइट और इल्मेनाइट जो मिनरल्स होते हैं उसमें मिलते हैं। इंडिया के पास लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट इन द वर्ल्ड है, एंड दैट इज द रीजन दैट कि थोरियम इज गोइंग टू मेक द फ्यूचर ऑफ द इंडियन एनर्जी रिसोर्स, राइट। इसलिए हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन है थोरियम से फ्यूचर में, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व है मोनाजाइट का और इल्मेनाइट का वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, राइट। बेसिकली आपको कहां कहां मिलेंगे थोरियम, तो मोस्टली जो है आपको केरला में मिलेंगे, राइट। केरला में मिलेगा, फिर आपको झारखंड बिहार में भी मिलता है, तमिलनाडु के भी कोस्ट में मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है। ये जो है मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा आपको, तमिलनाडु केरला के जो कोस्टल सैंड्स हैं वहां आपको बेसिकली थोरियम मिलता है। फिर हमारे बिहार झारखंड में भी थोड़े बहुत मिलते हैं, रांची प्लेटू के आसपास, राइट। उड़ीसा में भी मिलता है। तो दिस आर द वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया हैविंग द थोरियम डिपॉजिट्स। आप देख सकते हो बाकी कंट्रीज में नहीं मिलता है। तो दिस आर द थोरियम रिजर्व्स ऑफ आवर कंट्री। देखो एनर्जी रिसोर्स हो गया। अब उसके बाद अब मेजर जो है हमें देखना है वो बायोटिक रिसोर्सेस इन इंडिया देखना है। व्हाट आर द मेजर बायोटिक रिसोर्सेस इन आवर कंट्री। अब बायोटिक रिसोर्सेस में क्या क्या आएगा, हमारा नेचुरल वेजिटेशन आएगा, फिशरी आएगा, लाइव स्टॉक आएगा, राइट। ये सारी चीजें हमारे बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। बट मेजर जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे बायोटिक रिसोर्स को, उसमें हम कैटल को डिस्कस करेंगे, बुफेलो को डिस्कस करेंगे और पोल्ट्री को डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज आर हैविंग मोस्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड एज वेल एज द न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस। इंडिया के पुअर जो पीपल हैं उनके लिए भी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारे कैटल, बुफेलो और पोल्ट्री को हमको मेनली देखना है। अब हम इंडिया के कैटल पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल इकोनॉमी में, एंड दस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीजनल बैलेंस ऑफ ग्रोथ। रीजनल बैलेंस ऑफ ग्रोथ के लिए एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट का आपका अच्छा कंडीशन होना वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया में, because 70% of the population in our country are still living in the rural areas, right, and they are depending on what, agriculture, and this animal husbandry and dairy development are important aspect of agriculture। 20th लाइवस्टॉक सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो है निकालता है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास 192.49 मिलियन कैटल हैं, जो कि वर्ल्ड में सेकेंड रैंक इंडिया हासिल किया है in terms of the population of cattle। लाइवस्टॉक पॉपुलेशन जो है इंडिया का कंप्लीट 578 मिलियन है, राइट, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और इसके में अगर आप इंडिया में कैटल के टर्म्स में स्टेट्स की बात करोगे तो सबसे ज्यादा आपको वेस्ट बंगाल में है, सेकंड लार्जेस्ट उत्तर प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैटल्स फाउंड इन द वेरियस स्टेट्स। तो वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, राइट। तो दीज आर फॉर व्हाट, कैटल। अब कैटल में भी स्पेशली अगर हम बुफेलो की बात करें, बफेलो की बात करें तो बफेलो जो होता है वो मेजर सोर्स ऑफ मिल्क टू द इंडियन पॉपुलेशन होता है। और लाइवस्टॉक 20th लाइवस्टॉक के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इंडिया में बुफेलो का जो पॉपुलेशन है वो टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन का 20% है, अराउंड 20%, ठीक है। टोटल बुफेलो पॉपुलेशन कंट्री में 109.85 मिलियन है। और बुफेलो पॉपुलेशन के टर्म्स में बात करोगे तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में बुफेलो के पॉपुलेशन में इंडिया की रैंकिंग क्या है, पहली है, राइट। उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेट वाइज किसका होगा, यूपी में सबसे ज्यादा है, फिर राजस्थान में है, फिर गुजरात में है। नंबर ऑफ बुफेलो सबसे ज्यादा यूपी, फिर राजस्थान एंड देन गुजरात। गुड ब्रीड्स ऑफ इंडियन बुफेलो में कौन कौन सा आता है, मुर्रा आता है, भड़वाड़ी आता है, ये सारे चीज जो है, फिर आपको सब याद नहीं रखना है कि कौन कौन से ब्रीड्स ऑफ बुफेलो होते हैं, बट दीज फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर कि इंडिया टॉप्स, इंडिया इज ऑन रैंक 1 इन द पॉपुलेशन ऑफ बुफेलो, राइट। और 20.5% ऑफ जो हमारा लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है वो बुफेलो का पॉपुलेशन है। और उसके साथ साथ जो है टोटल बुफेलो पॉपुलेशन कंट्री में 109.85 मिलियन है, राइट। फिर लास्ट हम बात करेंगे पोल्ट्री की। अब पोल्ट्री क्या है, पोल्ट्री में आपको मेनली इंक्लूड्स डोमेस्टिक फॉल्स लाइक चिकन्स, डक्स, गीज, जापानीज क्वील, एमू, टर्की, ये सारे जो है पोल्ट्री के पार्ट होते हैं। अब 20th लाइवस्टॉक सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
जो हमारे यहाँ पोल्ट्री पॉपुलेशन है वो जो है 851.81 मिलियन है, जिसमें से कि टोटल कमर्शियल पोल्ट्री जिसको कि हम बाजार में बेचने के लिए उतरते हैं 534 मिलियन आपको है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन से स्टेट का होगा? तमिलनाडु इज द लीडिंग in terms of the poultry population. Then it's Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal. These are the sequence of states, right? तो ये सब हमारे मेनली जो इंडियन फाउल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, देसी ब्रीड्स और इंपोर्टेड ब्रीड्स। देसी ब्रीड्स में आपको चित्तागोंग आ जाएगा, पंजाबी आ जाएगा, लोलाब आ जाएगा, राइट? एक्सोटिक में आपको रोड आइलैंड, ये ब्लैक मिनोरका, ये सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। मेनली क्या स्टेटस है हमारा, कौन सा स्टेट लीडिंग है, कितना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू द 20th लाइवस्टॉक सेंसस रिपोर्ट। इसके अलावा आपको और नहीं देखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोल्ट्री। तो दैट इज अबाउट द रिसोर्स ऑफ इंडिया। रिसोर्स ऑफ इंडिया में हमने बायोटिक रिसोर्स को भी देख लिया, हमने एनर्जी रिसोर्स को भी देख लिया, हमने मेटालिक रिसोर्स को भी देख लिया। तो वी हैव कवर्ड द रिसोर्स पार्ट ऑलमोस्ट एंटायरली, राइट? तो हमने जल्दी जल्दी में रिसोर्स पार्ट देख लिया। ऑल दिस थिंग्स, ये जो फैक्ट्स हैं आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सो you have to keep in mind about all the facts that we have discussed here, right? Okay, thank you.